वेलकम बैक एवरीबॉडी। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं एंटेंगलवर्स। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो बोर्स ने एटॉमिक मॉडल दिया उसके हिसाब से उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उसका रेडियस क्या है, उस ऑर्बिट का रेडियस क्या है, उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या है, उस इलेक्ट्रॉन का जो टाइमिंग है कि कितना सेकेंड में वो एक चक्कर लगाता है वो क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब जानेंगे। उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या है ये जानेंगे इस वीडियो में बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। तो इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा इस टॉपिक के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बोर्स के हिसाब से जो एटम है वो इस तरह का दिखता है, जिसके न्यूक्लियस में उस एटम के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन्स का कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए इस न्यूक्लियस का चार्ज प्रोटॉन के हिसाब से रहता है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होगा। और कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। और ये इसके चारों साइड जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन का जो आपने इससे पहले मैं इलेक्ट्रॉन का मास और उसका चार्ज के बारे में बताया था कि उसका मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से, और उसके चार्ज को e से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका जो वैल्यू है इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया था कि m का और e का वैल्यूज क्या है और आगे भी बताऊंगा, ठीक है। और उस इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है इस टेंजेंशियल मतलब इस जो ऑर्बिट में, जो इस ऑर्बिट में जिसमें घूम रहा है ये इलेक्ट्रॉन, उसमें उसका वेलोसिटी मान लो v है। तो उस इलेक्ट्रॉन का मास क्या है m, उसका चार्ज क्या है e, और उसका वेलोसिटी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो क्या है v है, ठीक है, स्मॉल v। तो एक रेफरेंस के लिए यहाँ एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब ये ऑर्बिट की ओर जो वेलोसिटी है वो v है। क्या है ये v है। और यहाँ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है उसमें एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वैसे बहुत सारे फोर्स लगते हैं लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में अभी बता रहे हैं। जो कि फोर्स लगता है उसके सेंटर के डायरेक्शन में, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स है उसके न्यूक्लियस के डायरेक्शन में एक फोर्स होना चाहिए। अगर इस ये सर्कुलर पाथ पे ये ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें न्यूक्लियस की ओर लगता हुआ एक फोर्स होना चाहिए, जिस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो ये एटम है तो इसमें फोर्स एक किधर की ओर होना चाहिए, ये इस साइड लगता रहना चाहिए, जिसको फोर्स को क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स और इसका चार्ज क्या है E है। और इस जो भी एटम है इस एटम का जो न्यूक्लियस में चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इसके न्यूक्लियस में है प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स का चार्ज भी इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। इसका माइनस ई होता है, इसका प्लस ई होता है। तो इसके अंदर मान लो चार्ज है जिसका क्या होगा, चार्ज प्रोटॉन का चार्ज ई होगा, और वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, मान लो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो मान लो वो नंबर n है, ठीक है। अब यही जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इसी को तो एटॉमिक नंबर बोलेंगे। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 होगा तो वो हाइड्रोजन एटम हो जाएगा, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 होगा तो हीलियम एटम हो जाएगा। तो यहाँ n के जगह पे क्या लिखेंगे, हम z लिखेंगे, जेड ही। तो इसके न्यूक्लियस पे चार्ज क्या हो जाएगा, जेड ही हो जाएगा। जेड अगर जेड इजकल टू 1 होगा तो हाइड्रोजन हुआ, जेड इजकल टू 2 हो गया तो हीलियम हो गया, जेड इजकल टू 3 हो गया तो लिथियम हो गया, एंड सो ऑन। तो इस जो भी एटम होगा उसके न्यूक्लियस पे चार्ज क्या हो जाएगा, जेड ही, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा क्या रहेगा, ई रहेगा, और उसका मास m और उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी v है। तो इसके दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि ये दोनों जो है चार्ज पार्टिकल्स है। तो इस दोनों के बीच में फोर्स कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और कुलम्स लॉ से फोर्स जो होता है एफ सी क्यों कुलम्स फोर्स की बात कर रहा हूं, तो होता है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये कुलम्स लॉ से इसका फोर्स होगा। अब यहाँ एफ सी इजकल टू, या आगे लिख देता हूं, यहां पे लिखता हूं कि Q1 क्या होगा, कोई दोनों में से कोई एक चार्ज को Q1 मान लो इसी को या इसको मान लेते हैं ZE, ठीक है। ये Q1 ये एक चार्ज हुआ। Q2 मतलब दूसरा चार्ज कौन होगा, दूसरा चार्ज होगा ये E बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, इस ऑर्बिट का मतलब इलेक्ट्रॉन कितना दूरी पे
न्यूक्लियस के घूम रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा उसका रेडियस। ये के क्या है, ये के एक कांस्टेंट है जो कि जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ स्पेस या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, या जिस भी मीडियम में है ये दो चार्ज, उसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर, या कूलम्ब इनवर्स टू, भी बाई को हटा देंगे तो कूलम्ब इनवर्स टू। ये क्या होगा, के का वैल्यू हो जाएगा। ये किस फॉर्म में होगा, एसआई यूनिट में। सीजीएस यूनिट में इसी के का वैल्यू सिर्फ 1 हो जाएगा, सीजीएस में, ठीक है। ये एसआई यूनिट आपको पता है, और ये सीजीएस यूनिट में 1 हो जाएगा, और एसआई यूनिट में क्या होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स टू। ये दोनों आपको पता रहना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में दोनों से पूछता है। तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, इसका फोर्स हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये आगे भी काम आएगा। ये फोर्स हो जाएगा के जेड, और 2 बार ही है तो ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ के का वैल्यू आपको पता चल चुका है, सीजीएस यूनिट में 1 और एसआई यूनिट में कितना होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स टू। ये फर्स्ट इक्वेशन हमको पता चल गया है। फर्स्ट इक्वेशन मतलब इसका रिलेशन, जो इसका फोर्स है वो आपको पता चल चुका है। एक्चुअली ये फोर्स जो होता है ना, वो न्यूक्लियस की ओर है, इसके न्यूक्लियस की ओर है, इसलिए इसको निगेटिव लेते हैं। मतलब अगर इसमें 2 डायरेक्शन हो सकता है, एक न्यूक्लियस के बाहर की ओर जो फोर्स लगेगा, इसके बाद जो पढ़ाऊंगा, और ये जो फोर्स है न्यूक्लियस की ओर लग रहा है, तो ये बाहर की ओर इसको पॉजिटिव लेते हैं, और इसको अंदर की ओर लगते हुए फोर्स को क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो ये हो जाएगा एफ हो जाएगा क्या, -kZe² बाई आर स्क्वायर। तो ये निगेटिव वैल्यू है, ठीक। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो, ये अगर सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व हो रहा है, तो एक जो फोर्स है वो एक सेंटर की ओर लग रहा है, एक दूसरा भी फोर्स चाहिए जिसके कारण वो जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन है, वो उसी पाथ पे रहे, उसी सर्कुलर पाथ पे रहे, उसमें आगे या उसमें पीछे ना जाए। उसके लिए दूसरा फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो कूलम्बिक फोर्स हो गया, उसके चार्ज के द्वारा लगता है। यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी चाहिए जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगे, उसके ठीक अपोजिट, रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं उस वर्ड को, कि रेडियली आउटवर्ड, रेडियस के ठीक अपोजिट साइड में जो एक फोर्स लगना चाहिए, जो कि है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे उसके मास और वेलोसिटी के द्वारा यहाँ वो फोर्स लगेगा, ठीक है। तो एक सेकेंड फोर्स चाहिए जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। अब वो देखो एक बात, कि वो उस लाइन पे जो कि रेडियली जो लाइन है, उस लाइन पे इसका मूवमेंट नहीं हो रहा, उसका मूवमेंट आर डिस्टेंस पे कॉन्स्टेंटली हो रहा है, आगे पीछे नहीं हो रहा है वो, जिसके कारण उस डिस्टेंस पे, उस डायरेक्शन में उसका नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो उससे क्या समझ में आता है हमको, तो सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे निकालेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस इलेक्ट्रॉन का फिजिक्स में पता होगा, mv² बाई आर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इक्वेशन है। और यहाँ फोर्स का वैल्यू आपको पता चल चुका है, तो ये फोर्स इधर की ओर है, ये फोर्स उधर की ओर है, ये दोनों का जो सम होगा, जोड़ होगा, वो 0 होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में, इस इलेक्ट्रॉन का इस डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा, इतना ही डिस्टेंस पे ये मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में आगे पीछे नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है, आगे पीछे नहीं हो रहा है, ये इस इतना ही डिस्टेंस पे वो मूव कर रहा है, आगे पीछे नहीं हो रहा है, मतलब नेट फोर्स 0 हो गया। तो इस दोनों को ऐड करके 0 होना चाहिए। तो इस फोर्स को और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ऐड करते हैं, प्लस mv² बाई आर प्लस -kZe² बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको ये फर्स्ट इक्वेशन लिखे थे, लेकिन आगे इसका कोई काम नहीं है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन का ये हटा देते, इस सब इक्वेशन का काम आएगा, इसका ज़्यादा काम नहीं आएगा। तो इज इक्वल टू 0, तो mv² बाई आर प्लस -kZe² बाई आर स्क्वायर, यहाँ इस प्लस को यहाँ से सिर्फ माइनस बचेगा,
ठीक है, इक्वल टू 0, ये उस साइड चला जाएगा, इसको इक्वेशन को उस साइड ले जाएंगे और प्लस के इज इक्वल टू, इसको इज इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, उस साइड जाते हैं, तो ये इक्वल टू ये हो गया। इस एक आर में से एक आर को हटा देंगे, तो यहाँ से ये आर हट गया, समझ में आ रहा है। तो इस वी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर एम, ठीक है, ये एक वी स्क्वायर का वैल्यू आया, समझ में आ रहा है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे और ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, इसको मिटा के वी स्क्वायर इजकल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर एम, इसको मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इस सब में ये सब का वैल्यू आपको पता है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये मास है, ये एटॉमिक नंबर है इस एटम का, और के एक कांस्टेंट आपको बताया, वी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है। और इससे आगे मैंने बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट बताया था, जिसमें ये बताया था, इसमें बोर्स ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीजरल मल्टीपल है h/2 पाई के। इसका क्या मतलब है, उसका एंगुलर, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr इक्वल है, किसके इक्वल है, h/2 पाई का, h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीजर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को n से, तो उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में है। यहाँ से v का वैल्यू निकालेंगे, v इजकल टू nh/2 पाई mr, ठीक है, यहाँ v का वैल्यू निकला। इस v के वैल्यू को इसमें यहाँ पे पुट करेंगे, इसको सेकेंड इक्वेशन मानो, इस वैल्यू को उसमें पुट करेंगे, ठीक है, इसको मत मानो, इसका आगे कोई यूज नहीं है। इस v का वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, तो v स्क्वायर मतलब nh का बाई 2 पाई m r का होल स्क्वायर इजकल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर एम, ठीक है। इस सब को स्क्वायर करेंगे तो ये सब में स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, सबको स्क्वायर करने से ऐसे आएगा। देखो एक आर से नीचे वाला एक आर चला जाएगा, एक एम से ये एम चला जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इस आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा आर इजकल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4, ये 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम पाई स्क्वायर एम आर के जेड ई स्क्वायर, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा। मतलब उस ऑर्बिट के रेडियस का वैल्यू ये हो जाएगा किसी भी एटम के लिए। किसी भी एटम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जेड और यहाँ एन है, एन मतलब कोई भी ऑर्बिट का यहाँ से निकाल सकते हैं या किसी भी एटम का निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एक बार मैं वेरीफाई कर ले रहा हूँ कि आर का वैल्यू सही है कि नहीं। ठीक है, तो आर का वैल्यू यहाँ पे सही है। इस आर के वैल्यू को यहाँ पे डाल देता हूँ और ये सेकेंड इक्वेशन होगा, आर इजकल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4, पहले यहाँ पे मैं जेड लिख देता हूँ, ठीक है, जेड, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल है, जेड 4 पाई स्क्वायर एम आर, यहाँ क्यों लिखा मैं, आर नहीं, आर तो वहाँ चला गया ना, यहाँ आया, एम के जेड ई स्क्वायर,
ठीक है। तो ये आर का वैल्यू हो जाएगा, इसको मानेंगे सेकेंड इक्वेशन। तो आर का वैल्यू वहां दिख गया। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये ऊपर वाला कट तो नहीं रहा ना भाग। हाँ नहीं कट रहा है, ठीक। तो यहाँ v का वैल्यू और r का वैल्यू आ गया है। एक r के वैल्यू से एक नोट हम लोग निकाल सकते हैं। वो नोट क्या होगा कि यहाँ पे दो ही वेरिएबल है, n और z, बाकी ये सारा कांस्टेंट है। h एक कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, उसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, k भी एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू मैं बताया। z जो है वहाँ साइड यहाँ कर दिया हूँ, तो यहाँ से हटाओ। यहाँ e इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है उसका वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है। तो n और z के अलावा ये सारा क्या है, कांस्टेंट है। तो रेडियस का वैल्यू सिर्फ n और z पे डिपेंड करता है, ठीक है। n के डायरेक्टली जो है ये प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब जो ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे एटम का रेडियस बढ़ेगा और एटम क्या होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। वहीं पे जैसे जैसे उसका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसके नीचे वाले इक्वेशन में है, इसलिए क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा, छोटा होता जाएगा और एटम ओवरऑल छोटा हो जाएगा। इसीलिए जैसे कि मान लो ये एक पीरियोडिक टेबल है, तो उसके एक ग्रुप में एक लाइन में अगर देखें, हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो उसका एटॉमिक नंबर जेड जो है वो बढ़ता जाता है, और वो जेड है यहाँ डिनोमिनेटर में, जिसके कारण क्या होता है, उसका एटम का साइज घटता जाएगा। सारे में लेफ्ट से अगर राइट जाए तो उसका साइज क्या होता जा रहा है, उसका साइज घटता जा रहा है। फिर नीचे जाओ उसमें भी साइज घटता जा रहा है, इसमें नीचे, उससे नीचे जाओ सब में साइज घटता जा रहा है, एक लाइन में। वर्टिकल अभी नहीं देख रहे हैं, अभी हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। वही n का वैल्यू आपको पता है, n का मतलब होता है कि उसमें जो ऑर्बिट है वो कितना है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट वाला हॉरिजॉन्टल लाइन में देखें उसमें एक ही ऑर्बिट होता है s, दूसरा वाला में देखें उसमें दो होता है s और p, थर्ड में होता है spd, उसके नीचे spdf एंड सो ऑन। तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ता जा रहा है। तो अगर वर्टिकल्स लाइन में देखें तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ता जा रहा है। और लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ, नंबर ऑफ मतलब जो उसका एटॉमिक नंबर है, उस एटम का एटॉमिक नंबर भी बढ़ता जाएगा, मतलब जेड भी बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नाम का एक चीज होता है। जैसे कोई बड़ा एटम है, तो उसमें जो जेड है, जेड ई मतलब क्या होता है कि उसके न्यूक्लियस पे जो चार्ज है, कितना चार्ज, जेड मतलब कोई नंबर, ई और मतलब न्यूक्लियस पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो उसका जो अट्रैक्शन पावर है उसके बड़े ऑर्बिट से, जो लास्ट वाला ऑर्बिट है बड़े वाले एटम में, जैसे नीचे जाते हैं तो उसके बड़े वाले जो एटम है उसमें लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को उतना इफेक्टिवली वो पुल नहीं कर पा रहा, अपने ओर नहीं खींच पा रहा है। मतलब उसका इफेक्टिव चार्ज जो होता है वो नेचुरल चार्ज से कम होता है, मतलब जेड से कम होता है जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव अगर नीचे जाते हैं तो लगभग बराबर होता है ऊपर वाले जेड के, ठीक है। वो ऐसा नहीं लगेगा कि बढ़ रहा है, वो लगभग बराबर ही होता है जेड के। इसलिए इसका वैल्यू सिर्फ एन पे डिपेंड करता है। इसलिए जैसे जैसे इसके नीचे जाएंगे उसका एटम का साइज बढ़ने लगेगा। यहाँ मैंने एटम का साइज को रिप्रेजेंट किया है एक स्फीयर से। तो छोटा स्फीयर मतलब छोटा एटम, बड़ा स्फीयर मतलब बड़ा एटम, और इस तरह से आपको आसानी से समझ में आएगा। इसलिए इस तरह का डायग्राम्स बनाता हूँ जो आप आसानी से समझ पाए। तो रेडियस जो है सिर्फ n और z पे डिपेंड करता है। इसीलिए आपको पीरियोडिक टेबल में बता दिया कि किस तरह से साइज किसी एटम का बढ़ता या घटता है। तो उसका वेलोसिटी पता चल गया हमको, रेडियस पता चल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इस रेडियस का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ वेरिएबल n और z है, बाकी ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो इस सब कांस्टेंट का वैल्यू देखो, तो h का वैल्यू होता है 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इस h का हो गया 4, तो एक कांस्टेंट है। पाई का वैल्यू होता है 3.14। m का मास जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg हो जाता है। k का वैल्यू मैंने अभी तुरंत बताया 9 इंटू 10⁻9
न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स टू के हो गया। ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये सारा जो है ऐसा यूनिट में लिखा है। किस यूनिट में लिखा है? ऐसा यूनिट में लिखा है। तो इस सारे को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो आर का वैल्यू हो जाएगा n²/z। इसको साइड कर देते हैं, जो इस सबको वैल्यू लिखने में आसानी हो जाएगा। h² मतलब इसका स्क्वायर 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड का स्क्वायर बाई 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू m का वैल्यू क्या है 9.1 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर इंटू k का वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स टू। इसका भी नहीं, इसका स्क्वायर नहीं है, और m का भी तो स्क्वायर नहीं है, इसको भी हटाते हैं, इंटू ई का स्क्वायर। ई का है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का स्क्वायर। ठीक है, ये आर का वैल्यू हो जाएगा। तो आर का वैल्यू इस सब को अगर कैलकुलेट करेंगे तो n²/z² इंटू 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है, ये आर का वैल्यू हो जाएगा। अगर सिर्फ हाइड्रोजन के लिए देखेंगे, जो कि इस चैप्टर में मेनली हाइड्रोजन पे फोकस करते हैं, तो हाइड्रोजन का के लिए जेड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के लिए आर क्या हो जाएगा आर एच लगा देते हैं नीचे छोटा सा सफिक्स, जिससे पता चले कि हाइड्रोजन का है। आर एच इक्वल टू n² इंटू इतना मीटर। अगर इसी मीटर को एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो इस 10⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। ठीक है, तो आर एच हो जाएगा या आर एच एन हो जाएगा n² इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ h से अच्छा है कि n लगाएं। n मतलब कौन से ऑर्बिट का देख रहे हैं, तो nth ऑर्बिट का ये हो जाएगा। r1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट को देखें तो 1 का स्क्वायर मतलब 0.529 एंगस्ट्रॉम होगा, या इसको अगर मीटर में हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को 10⁻10 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना मीटर हो जाएगा। ये r1 हुआ, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। अगर वही सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस देखें r2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2² इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.529 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रहा है? तो ये r2 क्या हो जाएगा 4 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसका कैलकुलेट लगभग कितना हो जाएगा 2.31 के आसपास होगा एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रहा है? तो R2 में देखो इसी R1, ये R1 का वैल्यू है, R1 का वैल्यू इतना होता है, R1 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया है। तो Rn जितना नंबर का निकालना है तो Rn इक्वल टू n का स्क्वायर इंटू R1 ये लिख सकते हैं, क्योंकि सेकेंड का अगर निकालना है तो सेकेंड का स्क्वायर इंटू R1, ये तो R1 का वैल्यू ही है 0.529। समझ में आ रहा है? तो जितना भी जिस रेडियस का निकालना है, जिस भी ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, तो उस नंबर को स्क्वायर करेंगे, R1 का जो रेडियस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका निकल जाएगा Rn का। समझ में आ रहा है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि कुछ क्रॉप कर दिया हूँ एरिया। हाँ दिख रहा है। तो ये जो Rn निकला है किसके लिए ये सब निकला है, ये हाइड्रोजन के लिए। अगर वहीं हम दूसरे एटम देखें जो हाइड्रोजन की तरह है, हाइड्रोजन की तरह का इसमें सिर्फ एक ही मतलब है कि हाइड्रोजन की तरह मोनो इलेक्ट्रॉनिक है, कि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, उस एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो आपको लग रहा हो कि हाइड्रोजन में ही एक इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं,
अगर हीलियम में जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन उसमें का निकाल दे तो हीलियम प्लस बनता है, वो भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक है। लिथियम जो है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो लिथियम 2+, ये भी क्या है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक। इसके न्यूक्लियस में भले ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन एक है, तो उसी पे ये सब फिट बैठता है। जो हाइड्रोजन की तरह मोनो इलेक्ट्रॉनिक हो उस पे ये सारे फॉर्मूला जो है वो फिट बैठता है, इसलिए इसमें जितना भी बात करेंगे वो मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स की बात करेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी, रेडियस और इसका जो हाइड्रोजन का रेडियस है यहाँ पे निकाल दिया हूँ मैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसके इनर्जीज का। ठीक है, यहाँ पे ये रेडियस लिख देता हूँ यहाँ पे, जो कहीं आगे काम आ जाए। आर एन इजकल टू n² बाय जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है कि पसीना निकल रहा है पूरा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके इनर्जीज का कि इस इलेक्ट्रॉन में जो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है उसमें कितना एनर्जी है। तो यहाँ पे अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करें तो इसमें 2 तरह का एनर्जी होगा इस इलेक्ट्रॉन में। एक तो इसका काइनेटिक एनर्जी, जो इस मास के पास, जो इलेक्ट्रॉन है जिसके पास कुछ मास है उसका वेलोसिटी है इसलिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। दूसरा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि ये एक चार्ज पार्टिकल है और यहाँ भी एक चार्ज पार्टिकल है। 2 चार्ज पार्टिकल जब एक दूसरे से नज़दीक रहता है तो एक खास तरह का पोटेंशियल एनर्जी बनता है, एक एनर्जी बनता है जो उसके दूरी पे डिपेंड करता है कि वो कितना दूर है, तो एक पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। तो टोटल जो एनर्जी होगा वो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होगा, तो E इक्वल टू उसका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 12mv², पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ये फोर्स हो गया, पोटेंशियल एनर्जी होता है K Q1 Q2 तो ZE² ZE बाई डिस्टेंस R² नहीं होगा, R² होगा तो वो इसका क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। यहाँ पे फोर्स है वो, इस दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कूलम्बिक फोर्स। और ये है 12mv², क्या लिख दे रहा हूँ, 12mv²। यहाँ से v² का वेलोसिटी, v² का फॉर्मूला यहाँ से डालेंगे तो 12m k ZE² बाई RM, m से m यहाँ कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये निगेटिव होगा, जैसे फोर्स निगेटिव है इसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -k ZE² बाई R इक्वल टू 12 या k ZE² बाई 2R माइनस k ZE² बाई R। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा k ZE² बाई R, निगेटिव वैल्यू आएगा। क्या आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगा। ये आ जाएगा उसका टोटल एनर्जी। किसका टोटल एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन का जो कि किसी खास ऑर्बिट में मूव कर रहा है। सो अगर यहाँ R का वैल्यू यहाँ से मैं डालता हूँ, यहाँ से R का वैल्यू अगर डालूँ तो टोटल एनर्जी हो जाएगा -k ZE² बाई R का वैल्यू क्या है, n² बाई Z 4π² m k E² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, कोई सब में क्रॉस होने वाला है क्या, नहीं होने वाला, तो k पहले Z² हो जाएगा, Z² k e⁴ k का स्क्वायर, सॉरी Z का स्क्वायर k e⁴ m
m पाई स्क्वायर 4 पाई n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, ये एनर्जी का वैल्यू हो गया। और यहाँ पे अब सिर्फ दो ही चीज़ वेरिएबल है, ये दोनों, बाकी ये सारे कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ ये सही है कि नहीं। तो एक्चुअली यहाँ पे 2r होगा, नीचे 2r, जिसके कारण यहाँ पे भी 2 आएगा और इस 2 से ये 4 कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो ये एनर्जी का ये वैल्यू आया। इसमें इस सारे कांस्टेंट का वैल्यू डालेंगे तो फिर एनर्जी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा E इज इक्वल टू यहाँ से वैल्यू अगर लेंगे तो ये 2 जो है जेड स्क्वायर के e⁴ m पाई स्क्वायर बाई n स्क्वायर h स्क्वायर, ये e का वैल्यू है। यहाँ n और z ही वेरिएबल है, बाकी ये सारे कांस्टेंट है। इसका वैल्यू डालते हैं। E इज इक्वल टू 2 जेड स्क्वायर ही रहेगा। k का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2, ये नहीं डालते हैं। ठीक है, और e⁴ का क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। m का वैल्यू क्या हो जाएगा 9.1 × 10⁻31 kg, और पाई का वैल्यू 3.14, इसका स्क्वायर। e⁴ होना चाहिए, तो इसका पावर 4 पाई n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर 6.625 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर सारे वैल्यू का कैलकुलेट करेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आ जाएगा -21.79 इंटू 10⁻⁻19 बाई n स्क्वायर जूल। ये क्या आ जाएगा उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी। तो उस इलेक्ट्रॉन एटम में एनर्जी जूल पर एटम। ठीक है, ये उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हो जाएगा उस एटम में। इसका अब इस जूल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट यूनिट में। एनर्जी का अलग अलग डिफरेंट यूनिट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अर्ग है, या दूसरा जो भी होगा उसमें हम कन्वर्ट करके देखते हैं। अब 1 जूल इज इक्वल टू 6.2419 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो इससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो उसका वैल्यू हो जाएगा E इज इक्वल टू 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये वाला जो वैल्यू है बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। और दूसरे भी कन्वर्ट करें, अगर दूसरे यूनिट्स में अगर इसको कन्वर्ट करें हम, तो ये होगा 1313.6/n² किलो कैलोरी पर मोल। मतलब एक मोल एटम का जो एनर्जी हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। एक एटम का नहीं, एक मोल एक क्वांटिटी होता है, उसमें का अगर एनर्जी निकाले तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट यूनिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो उस एटम में है उसका एनर्जी हम निकाल के बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ एनर्जी इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है वो इतना है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितना है और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। तो इसके लिए इसको पहले मिटाना पड़ेगा मुझे, तो कुछ स्पेस बन जाए। तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आएगा वो इतना ही आएगा पॉजिटिव में। ये सारा एनर्जी का वैल्यू निगेटिव है। ठीक है, निगेटिव क्यों है कि इसमें एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए, एटम से निकालने के लिए एनर्जी इसको चाहिए तो निकलेगा एटम, इसलिए एनर्जी क्या है इसमें निगेटिव है। पॉजिटिव करेंगे, उसमें एनर्जी डालेंगे, देन उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसलिए सारा एनर्जी का
जो वैल्यू है वो निगेटिव है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में था। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी लिखा था वो पॉजिटिव में था, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव में है। तो इतना ही वैल्यू है, ये देखो टोटल एनर्जी इतना ही वैल्यू है, लेकिन टोटल एनर्जी नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, ठीक है। तो इतना ही वैल्यू होगा इसका एनर्जी काइनेटिक का, लेकिन ये पॉजिटिव में होगा। तो 13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये क्या हो जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा, यहाँ पे डाल देंगे इस वैल्यू को, तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इसके ठीक डबल नेगेटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी इसके ठीक डबल कितना हो जाएगा, 27.2 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इस दोनों को जोड़ेंगे ना तो इतना एनर्जी आ जाएगा, टोटल एनर्जी आ जाएगा पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ने से, ठीक है। तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो इतना होगा, पोटेंशियल एनर्जी इतना होगा। यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है। टोटल जब ओवरऑल करते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी आता है। समझ में आ रहा है। अब इसमें एक की नोट है, एक मेन इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको जानने की ज़रूरत है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे जेड है, यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 डाला है, ठीक है। यहाँ पे जेड कांस्टेंट रखा है, लेकिन जेड यहाँ दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ जेड का वैल्यू 1 डाल दिया था हाइड्रोजन के लिए। अगर वही दूसरे एटम की बात करें तो दूसरे एटम में क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू हो जाएगा, ई का वैल्यू ऊपर जेड स्क्वायर रह जाएगा, तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, नीचे एन स्क्वायर तो है ही सब में, और ये निगेटिव वैल्यू है। ये कैसा वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू है। तो E इजकल टू माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और कितना हो जाएगा, -21.792 जूल पर एटम, या इस ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भी वैल्यू डाल सकते हैं, कोई भी डाल दो। तो ये पॉपुलर है तो यही डालते हैं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये क्या हो जाएगा, ये जनरल केसेस जो हाइड्रोजन जैसा एटम है, हाइड्रोजन जैसा है मतलब बताया हूँ, हीलियम प्लस या लिथियम 2+ जो एटम है वो इस तरह का रूल्स फॉलो करेगा। उसका एनर्जी निकालना है तो इस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ जेड है। अगर एन का वैल्यू 1 डालेंगे और जेड अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसका तो 1 होगा ही, तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी निकल जाएगा। तो यहाँ जेड को 1 डाल के देखो, E1 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, ये सब हाइड्रोजन के लिए बात चलेगा, तो जेड तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये 1 ये पूरा हट गया, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, अब ये तो 1 हो चुका है, इतना बाई एन स्क्वायर, इसका बाई एन स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 13.6 बाई 4, ये वैल्यू आ जाएगा। तो एक चीज़ देख रहे हो, जो भी थर्ड का भी आएगा तो इसका 3 का स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो इसका एनर्जी जो है वो किस तरह से आ रहा है, En nth का एनर्जी E1 फर्स्ट के एनर्जी का n स्क्वायर टाइम्स है। nth सेल का अगर एनर्जी निकालना है तो E1 की एनर्जी को डिवाइड कर देंगे उस n के वैल्यू का स्क्वायर से, ठीक है। तो En का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये एनर्जी किस तरह से निकालते हैं, ये पूरा हाइड्रोजन के लिए था, ये जनरल वैल्यूज है। यहाँ पे हाइड्रोजन का काइनेटिक एनर्जी, हाइड्रोजन का पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया। किसी भी सेल का यहाँ से निकाल सकते हैं। फर्स्ट सेल का निकालना है तो यहाँ n का वैल्यू 1 कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो ये सब इक्वेशन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेंगे जब आप न्यूमेरिकल्स बना रहे होंगे, जब आप बोर्ड एग्जाम या फिर जेई टाइप का तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से, तो इस सब का जरूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। इसलिए जो मेन पॉइंट है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे इक्वेशंस मैंने लिख दिया है, अब एनर्जी का इक्वेशंस भी लिख दूंगा मैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस सर्कुलर ऑर्बिट में कितना स्पीड से मूव करता है, ये है उसका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए मैंने एक इक्वेशन बताया था, ये वाला v² इक्वल टू kZe²/rm। तो v², तो ये वाला फॉर्मूला मैंने पीछे निकाला था, इसको फिर से थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, ये इधर लाते हैं, v²
आर एम इजकल टू के जेड ई स्क्वायर बाई के जेड ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से एक v जो है इसको इधर देते हैं, तो v डॉट वी आर एम हो जाएगा इजकल टू, इस वी स्क्वायर को स्प्लिट कर दिए हैं के जेड ई स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये एक इक्वेशन बन गया। और बोर्स के थर्ड पोस्टुलेट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर, वो h बाई 2 पाइप के इंटीग्रल मल्टीपल में हो। इंटीग्रल मतलब n टाइम्स। समझ में आ रहा है? अब एक चीज़ देखो, इसमें भी एम वी आर है, इसमें भी एम वी आर है, या वी एम आर, दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। तो v डॉट एन एच बाई 2 पाई इजकल टू के जेड ई स्क्वायर। इस वी एम आर का वैल्यू जो ये है इसको पुट कर दिए हैं यहाँ इसके बदले, ठीक है। इक्वेशन यही है, बाकी सब वही है। अब देखो v इजकल टू के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच बाई 2 पाई, एन एच और यहाँ 2 पाई ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? अब v का वैल्यू हो जाएगा, v का वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ, z को यहाँ बाहर करते हैं क्योंकि z एक कांस्टेंट है, के ई स्क्वायर 2 पाई बाई h, और यहाँ n इधर रहने देते हैं, ठीक है। तो उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, z बाई एन के ई स्क्वायर 2 पाई बाई h। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये दोनों सिर्फ वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल है, मतलब इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। बाकी ये सारा सब क्या है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट होता है, ये एक कांस्टेंट है ही, दो एक कांस्टेंट नंबर है, पाई का वैल्यू कांस्टेंट होता है, एच भी एक कांस्टेंट है। तो v अगर इस सब का वैल्यू डालेंगे तो v हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा z बाई एन, ये हो जाएगा 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, v का वैल्यू, वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा। ये सारे वैल्यू को रख के उसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड क्यों लिखे हैं आपको पता है क्या? मैं बताता हूँ यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड क्यों लिखे हैं। एक चीज़ मैंने शायद यहाँ पे एरर कर दिया है, यहाँ ये जो है ऐसा यूनिट में लिखा हूँ, ठीक है। अगर इसका वैल्यू 1 रखेंगे, इसका वैल्यू क्या रखेंगे 1 CGS यूनिट में, तो यहाँ वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा और यहाँ से k हट जाएगा। k यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा, यहाँ से k हट जाएगा। यहाँ जहाँ जहाँ आपको k दिख रहा है उसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा, आपको वेलोसिटी इतना हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन के लिए देखें तो Z1 हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, n जितना भी फर्स्ट ऑर्बिट का अगर निकालेंगे तो V1 हो जाएगा 2.188 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। V2 क्या हो जाएगा, इसी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसको 2 से डिवाइड करके जो आएगा वो V2 हो जाएगा। तो अगर Vn की बात करें कि nth जो ऑर्बिट है, nवां ऑर्बिट है, उसका वेलोसिटी कितना होगा n1, मतलब ये को डिवाइड कर देंगे, कौन से ऑर्बिट का निकालना है, n1 बाई n, नंबर ऑफ कौन से ऑर्बिट का निकालना है वो। तो Vn इजकल टू Vn1 बाई n, ये हो जाएगा nth ऑर्बिट का वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे और किस तरह से निकालना है वेलोसिटी, आपको समझ में आ रहा है? ये जनरल फॉर्मूला है जो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है। और ये क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट का, या फिर जेड का वैल्यू 1 रख देंगे तो हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे वो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे लिख देता हूँ वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, v इजकल टू जेड बाई एन इंटू 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। अब 2 टॉपिक मात्र रह गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है कि ये इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट
एक ऑर्बिट कितने देर में मारता है, कितने देर में ये पूरा एक राउंड मार देता है, वो हो जाएगा उसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? टाइम पीरियड निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब ये कितना देर में एक ऑर्बिट मार रहा है, तो वो डिस्टेंस कितना हो गया इसका सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का 2πr वैल्यू होता है, और बाई वेलोसिटी उसका v। यहाँ r और v का वैल्यू डालेंगे, t इक्वल टू 2π, यहाँ से r का वैल्यू और यहाँ से v का वैल्यू डाल सकते हो। v को थोड़ा और इससे पहले वाला फॉर्म में ले जाते हैं, तो v इक्वल टू ZYN 2πe²/h। ये तो इस पूरे कांस्टेंट का वैल्यू डाल के निकाले थे ना, ये हो गया v का वेलोसिटी। लेकिन ये CGS में है, CGS यूनिट में। SI में निकालने के लिए इसमें k ऐड करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं किससे? k से। तो यहाँ r का वैल्यू यहाँ से डाल सकते हैं और v का वैल्यू क्या है यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ इसको रूट करना पड़ जाएगा, फिर यहाँ r का वैल्यू यहाँ डालना पड़ेगा, फिर ये निकलेगा। इसके लिए यहाँ से डालते हैं वेलोसिटी जो अभी इससे पहले कैलकुलेट किए थे, और उसमें वैल्यूज डाल के ये वाला भी आया था। समझ में आ रहा है? तो t का वैल्यू हो जाएगा 2π, r का वैल्यू n²h² बाई Z4π² mke² बाई v का वैल्यू क्या हो जाएगा ZYN k 2πe²/h। तो टाइम का वैल्यू हो जाएगा 4ε0² NQHQ बाई mz²e⁴। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया? ये k का जो है ना k, इस k का वैल्यू डाला हूँ 1/4πε0, क्योंकि कुछ नंबर्स रह गए थे उसको काटने के लिए। तो t का वैल्यू ये आ गया। अगर इसमें दो ही कांस्टेंट है, एक n और एक z, बाकी सॉरी दो ही वेरिएबल है, बाकी ये सारे कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, ये e कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट है। तो t का वैल्यू आ जाएगा NQ/z² इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। तो इतने सेकेंड में एक राउंड मारता है, 10⁻16 सेकेंड, जो कि बहुत ही छोटा नंबर है। इतने सेकेंड में एक राउंड मार देता है वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में। समझ में आ रहा है? तो ये टाइम पीरियड हो गया। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी का, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो ये सर्कल में ये घूम रहा है ये इलेक्ट्रॉन, तो एक सेकेंड में ये कितनी बार राउंड मारेगा, कितनी बार ये घूम जाएगा इस सर्कल के पूरे पूरे, उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। तो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्पीड में घूमता है। यहाँ दिखाने के लिए आपको स्लो दिखाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्पीड में घूमता है, तो उसका ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम के रिवर्स, क्योंकि ये बताया गया है इससे, इस टाइम पीरियड से, कि कितना सेकेंड में एक राउंड मार रहा है, और ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है एक सेकेंड में कितना राउंड मार रहा है, तो इसका रिवर्स होता है। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी जो है FO मान लो, उसको रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल टू 1/t। ठीक है, तो FO हो जाएगा 1/NQ/z² इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड इक्वल टू 6.66 इंटू 10⁻15। ठीक है, तो और यहाँ Z² ऊपर चला जाएगा, NQ नीचे चला जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा Z² बाई NQ इंटू 6.66 इंटू 10⁻15। ये ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ये टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, यहाँ वेलोसिटी का ये फॉर्मूला, ये वाला रेडियस, उसका जो फोर्स है, ये सारे फॉर्मूलाज कैसे निकालते हैं वो आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बोर्स ने ये जो एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है, इससे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे जो उस समय जो रेडिएशंस निकले हैं और उसका जो ऑब्जर्वेशन किया गया है वो कैसे हम लोग ऑब्जर्व किए हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्स ने मॉडल ही इसीलिए दिया था क्योंकि उस स्पेक्ट्रम को वो
एक्सप्लेन कर पाए। तो स्पेक्ट्रम को किस तरह से ये मॉडल एक्सप्लेन करता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियोस डालने का। थैंक यू सो मच।